नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आइए आपको बता दें कि नेशन एट 9 का वक्त हो चुका है और नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिल्कुल, और सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपुरा की। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में जहां पर विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा की सभी 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने वाला है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला भी बोला। उन्होंने लेफ्ट को लेकर कहा कि वामपंथियों ने त्रिपुरा को गुलाम समझा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बीजेपी के पक्ष में माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास आंखों से सामने दिख रहा है। त्रिपुरा में आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसकी बीजेपी सरकार ने आगे बढ़कर सेवा न की हो। वहीं उन्होंने कहा कि वामपंथियों ने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा, पुलिस थानों और व्यापार कारोबार पर काडर का कब्जा था। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को गुलाम और खुद को बादशाह मान लिया था। देखिए, यहाँ पर त्रिपुरा में चुनाव होना है और ऐसे में सबसे अहम चीज है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी इसी मिशन पर है कि एक बार फिर से त्रिपुरा में सरकार बनाए। और अगली खबर कर्नाटक से है, जहां 5 दिनों तक बेंगलुरु में चलने वाले एरो इंडिया शो के 14वें एडिशन की शुरुआत हो गई है। बेंगलुरु के यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले ये सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। वहीं एयर शो के बाद पीएम मोदी ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। बता दें कि 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला शो स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। और अगली बड़ी खबर भी कर्नाटक से ही है। बता दें आपको कि जहां बेंगलुरु में हो रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बैठक में सभी मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। बैठक का विषय रक्षा में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम से साझा समृद्धि है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में एक लंबी यात्रा तय की है और इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र में सफलता के अनेक पड़ाव पार किए। बता दें कि जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है। और अगली खबर हरियाणा से है, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री करनाल में हरियाणा पुलिस को कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे और साथ ही पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे और साथ ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता नीति के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार के पहल के तहत कोऑपरेटिव सेक्टर की 5 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की तरफ, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचेंगे। नड्डा सुबह 11:30 बजे कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में बीजेपी और एनडीपीपी की संयुक्त बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री और एनडीपीपी नेता एक नेफ्यू रियो और दोनों दलों के एक नेता शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे नड्डा कोहिमा में बीजेपी के राज्य मुख्यालय में नागालैंड विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। नागालैंड यात्रा के दौरान नड्डा पार्टी नेताओं और कई बुद्धिजीवियों से भी बातचीत करेंगे। और अब बात प्रयागराज की, जहां से राहुल गांधी का आज दौरा था, जहां पर लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके चार्टर्ड प्लेन को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नहीं उतरने दिया गया। बता दें कि राहुल गांधी को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाना था। आज सुबह उन्हें कमला नेहरू ट्रस्ट की अहम बैठक में हिस्सा लेना था। स्वराज भवन में उनका प्रवास था। राहुल के प्लेन ने केरल के वायनाड से उड़ान भरी थी, जिसे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरना था। वहीं बाबतपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रिसीव करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा सरकार घबरा गई है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने केरल दौरे के दौरान टाइगर के हमले में जान गंवाने वाले 50 साल के थॉमस उर्फ सल्लू के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल किसान अपने खेत में काम कर रहा था और इस बीच आए टाइगर ने उस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर पीएम को घेरते हुए कहा कि शेयर कंपनियों में अडानी का पैसा है। हमने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा, पीएम ने जवाब नहीं दिया। तो नेशन 8-9 में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अलग अलग राज्य की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता देंगे पुलवामा आतंकी हमले की आज बरसी है। पीएम मोदी ने पुलवामा शहीदों को याद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया है। और पीएम मोदी ने पुलवामा शहीदों को याद करते हुए लिखा कि सर्वोच्च बलिदान को देश नहीं भूल सकता। बिल्कुल 14 फरवरी 2019 को ये आतंकी हमला हुआ था और हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम अपने वीर जवानों को याद कर रहे हैं जिन्हें हमने पुलवामा हमले में खो दिया। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद किया है, ट्वीट करके उन्होंने याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके शहीदों को नमन किया है। बता दें आपको कि सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता और हकीकत भी ये है। इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक उन शहीदों की शहादत को कोई भूला नहीं है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 वो मनहूस तारीख थी जब हमने अपने सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। अपने 40 जवानों को हमने खो दिया था। हालांकि उसका बदला फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने लिया था और मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनके नापाक मंसूबों को नाकामयाब किया था। लेकिन जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनकी कसक आज भी हमारे दिल में जिंदा रहती है। तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके नमन किया है। सर्वोच्च बलिदान को देश नहीं भूल सकता, ये कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये रहा उनका वो ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने आज याद किया है। हम अपने वीर जवानों को याद कर रहे हैं, ये लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा कि हम उन्हें याद कर रहे हैं जिन्हें हमने पुलवामा हमले में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट उनका साहस हमें एक और मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हम अपने वीर जवानों को याद कर रहे हैं जिन्हें हमने पुलवामा हमले में खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको दिखाया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जो इतिहास में हमेशा एक काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा ये दिन, क्योंकि इस दिन पुलवामा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमने सीआरपीएफ के 40 जवानों को खो दिया था जो शहीद हुए थे। लेकिन आज भी हर कोई उनके यानी जो हमारी सेना है उसके अदम्य साहस और शौर्य को याद करता है और नमन करता है। और चलिए न्यूज 8-9 में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब दिल्ली राज्य की। दिल्ली से अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बताने कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने और लोगों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए अब हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। ये स्वास्थ्य मेले देश भर के आपको बताने की 1,56,000 आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र और कल्याण केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देश भर के सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन करेगा। और स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत देश भर में 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी नागरिकों से अपने नजदीकी आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पर मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम में भाग लेने का भी आग्रह किया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना हमारे शरीर को स्वस्थ, फिट और सक्रिय रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। चाहे दूरी कम तय करें या फिर ज्यादा करें, लेकिन थोड़े समय के लिए आप साइकिल जरूर चलाएं और साइकिल अवश्य चलाएं। कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। पहले भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने सियासी जमीन को मजबूत किया और अब कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के कोच्चि में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का उद्घाटन किया। बता दें कि इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे।
और अब महाराष्ट्र से अहम खबर अडानी ग्रुप की बात कर लेते हैं। गौतम अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब से रिपोर्ट सार्वजनिक की है, अडानी ग्रुप को लगातार नुकसान हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां स्टॉक्स में हेराफेरी कर रही हैं। उसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू $100 अरब से ज्यादा कम हो चुकी है और अब अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों ने अपने शेयर एसबीआई को गिरवी रखा हुआ है। एसबीआई कैप के ट्रस्टी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अडानी की कंपनियों ने सिक्योरिटी कवरेज को मेंटेन करने के लिए जरूरी टॉप अप के तौर पर शेयर गिरवी रखे हैं। जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी के 1.06%, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के 1.00% और अडानी ट्रांसमिशन के 0.55% शेयर गिरवी रखे गए हैं। दरअसल अडानी ग्रुप ने कार्माइकल माइन को डेवलप करने के लिए ये लोन लिया है और वहीं एसबीआई कैप के ट्रस्टी ने बताया कि कार्माइकल प्रोजेक्ट फायदे में चल रहा है और ये लोन पूरी तरह से सिक्योर है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी उनके परिवार के 2 सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर निशाना साधा। दरअसल ममता बनर्जी ने अपने भाई और भाभी को लेकर दावा किया है कि बीजेपी उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने साथ लाना चाहती थी और इसके लिए उन्हें डराया गया, लेकिन बीजेपी कामयाब नहीं हो सकी और अब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी का ये बयान ईडी की ओर से कोलकाता की एक कंपनी के परिसर में 1.1 करोड़ रुपए नगद जब्त करने के बाद आया है। ईडी ने कार्रवाई एक स्पेशल खुफिया इनपुट के आधार पर भी की थी, जिसमें प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति अपने करीबी विश्वास पात्र मंजीत सिंह ग्रेवाल उर्फ जित्ती भाई के जरिए कोयले की तस्करी से होने वाले अपराध की आय को सफेद करने की कोशिश कर रहा था और इस कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सीएम ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों के साथ मंजीत की तस्वीरें ट्वीट कर निशाना साध रहे हैं। और अब पश्चिम बंगाल का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन दिवस के दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ममता ने अपनी तरफ से इसे लेकर कहा कि समाज सुधारक और राजवंशी नेता पंचानन वर्मा की जयंती पर वैलेंटाइन डे के दिन राज्य में अवकाश रहेगा, यानी कि आज अवकाश रहेगा। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से गाय को गले लगाने के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और अब खबर बिहार से है। बिहार के औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कंचनपुर में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। सीएम से मिलने से सुरक्षा कर्मियों के रोके जाने पर ग्रामीण नाराज हो गए और कुर्सियां तोड़ दी और इसी दौरान एक युवक ने टूटी कुर्सी सीएम की तरफ फेंक दी, जो उनके ठीक सामने आकर लगी। हालांकि इस घटना में सीएम कुर्सी के टुकड़े से बाल बाल बचे। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर कानपुर देहात के मड़ोली थाना क्षेत्र के मोहली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी जिंदा जल गए। दरअसल एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा जेसीबी से अतिक्रमण को गिराया गया था, लेकिन प्रशासन के जाने के बाद फिर से छप्पर बनाकर पीड़ित परिवार वहां रहने लगा था, जिसके बाद फिर से प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंच गई। लेकिन इस बीच कृष्ण गोपाल की पत्नी परिमला झोपड़ी में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस दौरान झोपड़ी में आग लग गई। जेसीबी से छप्पर हटाने के दौरान झोपड़ी महिला और उसकी बेटी पर ही गिर गई, जिससे दोनों की जलकर मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित शिवम दीक्षित के बयान पर रोरा थाने में धारा 302, 307, 436, 429, 323 और 34 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेहता के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह के साथ 3 अज्ञात लेखपाल सहित 26 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया। ये मामला सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 29 जनवरी 2008 को दर्ज कराया गया था। दरअसल पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका और इस दौरान गुस्सा होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। वहीं आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप लगे थे।
और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के उदयपुर से एक कहावत है कि अगर इरादे मजबूत और नेक हो तो तस्वीर बदली जा सकती है, और इस बात को साबित कर दिखाया है दक्षिणी राजस्थान के एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने, जहां इच्छा शक्ति और बुलंद इरादों के बल पर सरकारी स्कूल को एक मॉडल स्कूल में तब्दील कर दिया गया। उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर वर्डा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने निजी संस्थाओं की मदद से स्कूल में करीब 50 लाख रुपए के विकास का काम करवाया है। स्कूल की दीवारों पर कई उपयोगी फैक्ट्स और इतिहास से रूबरू करवाया जा रहा है। वाद्य यंत्र, विभिन्न धर्मों के प्रतीक चिन्ह, सैन्य प्रतीक चिन्ह, नोबेल पुरस्कार, वैज्ञानिक, विश्व विरासत के आकर्षण को तस्वीरों के जरिए दीवारों पर उकेरा गया है। इस स्कूल में करीब 350 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। मामला पालघर के वसई का है, जहां पर एक कार ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की कोशिश की। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रोकने के बजाय ड्राइवर ने कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल जख्मी होकर कार के बोनट पर जा गिरा। इसके बाद ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ऐसे ही घूमता रहा। हालांकि बाद में कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि कार चालक के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था और इसीलिए वो कार्रवाई से बचने के लिए भाग रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में हिंदू जन जागृति समिति ने वैलेंटाइन डे ना मनाने को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही वैलेंटाइन डे पर अभद्र व्यवहार करने वालों को रोकने के लिए पुलिस बल गठित करने की मांग की। वहीं एडीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर चल रहा विवाद भी खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीआई सदस्यों के खिलाफ विरोध किया। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर एक निजी हॉल में बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। और अगली खबर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि अगर मेघालय में उनकी सरकार आती है तो वो इसे देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता एएल हैक ने कहा कि मेघालय में इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। जो वादा उन्होंने आज किया है उस पर उन्होंने पहले ही अमल क्यों नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने न केवल मेघालय बल्कि पूरे देश में अपनी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा रही है, तब कांग्रेस को अपना अब ख्याल आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को सपने दिखा रही है। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां बारामूला में पुलिस ने 4 ड्रग तस्करों को 1.17 किलोग्राम ब्राउन शुगर और 25 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बारामूला के उरी ट्रेन में सुल्तान डाकी के पास एक मोबाइल चेक पॉइंट स्थापित किया। कमलकोट से उरी की ओर जा रहे एक सुमो गाड़ी को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। फिर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए गाड़ी को रोक लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इस दौरान पुलिस को 25.39 लाख रुपए नकद और 1.17 किलोग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर मिला। पुलिस ने ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान नसीर अहमद भट्टी, रियाज अहमद खांडे, फयाज अहमद और मोहम्मद पजीर के रूप में हुई है। आज 14 फरवरी का दिन बेहद खास। आज वैलेंटाइन डे के साथ ही पुलवामा आतंकी हमले की 4थी बरसी है। तो ये खबर जम्मू कश्मीर से। ये हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इस हमले के बाद भारत ने भी जो किया वो पहले कभी नहीं किया गया था। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए हमले का बदला लिया। हमारे बहादुर सैनिकों ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। आज इस खास मौके पर आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को क्या क्या हुआ था, उस हमले के बाद क्या क्या हुआ, ये आप और हम सब बेहतर से जानते हैं। सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था और वो तारीख थी 14 फरवरी साल 2019। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था। इस काफिले में अधिकतर बसें थी जिनमें हमारे जवान बैठे हुए थे। ये काफिला जब पुलवामा पहुंचा तो तभी दूसरी तरफ से एक कार आई और काफिले की एक बस में टक्कर मार दी। जिस कार में बस ने टक्कर मारी उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था।
ऐसे में टक्कर होते ही विस्फोट हुआ और इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। और अब खबर उत्तराखंड से है। हरिद्वार से ये मामला है जहां पर मियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मचे हुए विवाद पर साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरिद्वार में बड़ा उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, जबकि इस्लाम महज 1400 साल पुराना है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का संचालन करते हैं और इसीलिए इस्लामिक धर्म गुरुओं को बेतुके बयान देकर हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि साधु संतों ने राम सेतु तोड़ने पर कांग्रेस को श्राप दिया था। आज वो सत्ता से बाहर है और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस अहंकार से दूर होकर जो उनका काम है राजनीति वो करें। साधु संतों को उनके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल न्यूज एट 9 में हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हर राज्य हम लेकर जाएं, उस राज्य से जुड़ी अहम खबर क्या है, आपके काम की खबर क्या है, अच्छी खबर क्या है, साथ ही साथ क्राइम से जुड़ी खबर क्या है, या फिर वो ऐसी खबरें जिन्हें आपके बारे में आपको उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। कोशिश है हमारी न्यूज एट 9 में तमाम राज्यों का रुख करने की और वहां से हर एक खबर आप तक पहुंचाने की। बिल्कुल, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।